नमस्कार, नवभारत की ओपीडी में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनिल सिंह और आज के इस वीडियो में हम रक्त विकार यानी ब्लड डिजीज़ पर चर्चा करने वाले हैं और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर सिल्की जैन विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। डॉक्टर सिल्की जैन, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नवभारत की ओपीडी में। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर पाऊँ और अपनी जनता को बता पाऊँ कि ये क्या होते हैं। इस वीडियो की शुरुआत ही हम इससे करेंगे कि ब्लड डिजीज़ आखिर कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि ब्लड डिजीज़ के बारे में लोगों को कम जानकारी होती है। ऐसे में लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उन्हें इस तरह की ब्लड डिजीज़ या इस तरह की वो रक्त की बीमारी से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि ब्लड डिजीज़ कितने प्रकार के होते हैं? जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ब्लड डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? जी, हमारे ब्लड में मेनली 3 तरह की सेल लाइन्स या कोशिकाएँ जिसको बोलते हैं वो होती हैं। पहला जी, होता है हीमोग्लोबिन यानी कि लाल खून, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे ब्लड में, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमारे वेरियस ऑर्गन्स, टिश्यूज़ को। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल जिसको सफ़ेद खून बोलते हैं। इसका काम होता है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इम्यूनिटी मतलब इन्फेक्शन से लड़ने का जो कैपेसिटी होता है दैट इज़ गिवन बाय डब्ल्यूबीसी या सफ़ेद खून। तीसरा होता जी, है दूसरी तरह की जो सेल लाइन है वो प्लेटलेट होते हैं। प्लेटलेट को कुछ लोग पीला खून भी बोलते हैं। प्लेटलेट का क्या काम होता है? उनका काम होता है हमारे शरीर में अगर कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे खून का थक्का जमाना और ब्लीडिंग को रोकना। जी, मेनली ये 3 तरह की सेल लाइन होती हैं हमारे ब्लड में। चौथे तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स कुछ प्रोटीन्स हमारे ब्लड में होते हैं जो प्लेटलेट की तरह ही खून का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं और ब्लीडिंग को रोकते हैं। ये मेन 3 तरह की सेल लाइंस थी। इसीलिए इनमें से किसी भी सेल लाइन में अगर कोई डिफेक्ट होता है तो उससे ब्लड का डिसऑर्डर यानी कि रक्त विकार हो सकता है। ब्लड डिसऑर्डर एक बहुत ही जी, ब्रॉड टर्म है। जो हीमोग्लोबिन के डिसऑर्डर होते हैं वो अलग होते हैं, डब्ल्यूबीसी के अलग, प्लेटलेट के अलग। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा सेल लाइन अफेक्ट हो सकती है जैसे कि एप्लास्टिक अनीमिया। पहले मैं बात करूंगी सबसे कॉमन जो हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स हैं या लाल खून के रक्त विकार हैं। उनमें थैलासीमिया, सिकल सेल अनीमिया, इनका नाम शायद आपने सुना होगा। ये जी, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होते हैं, फैमिलीज में रन करते हैं, माता पिता से अपने बच्चों को ये ट्रांसफर हो सकता है। इसमें आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन के प्रोटीन में डिफेक्ट आ जाता है जेनेटिक डिफेक्ट होने के कारण, जी, जिसकी वजह से आरबीसीज की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है, वो टूटने लगते हैं। इस कारण अनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी को हम अनीमिया कहते हैं। ये अनीमिया जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, इनकी वजह से हो सकता है, जो भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो एक कॉमन कारण है खून की कमी का, हीमोग्लोबिन कम होने का, अनीमिया का, वो है आयरन की कमी। जी, एनएफएचएस के जो सर्वे किए जाते हैं उनमें हम हर बार यही देखते हैं कि 5 साल से कम के बच्चों में 50 से 60% बच्चों में खून की कमी होती है आयरन की कमी के कारण, जो कि एक बहुत ही बड़ी फिगर है। सो दो में से एक बच्चे को ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पाया जाता है। इसी तरह ये प्रेग्नेंट वुमेन में, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, माएँ हैं, उनमें भी 50% में ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हमें मिलता है। बाकी और भी न्यूट्रिशनल कारण होते हैं जैसे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, जो कि वेजिटेरियन लोगों में होती है, उसके कारण भी खून की कमी
हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, मैं सारे तो टच नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो एक ब्रॉड कैटेगरी जिसको हम हिमोलिटिक अनीमिया बोलते हैं, जिसमें कि ब्लड बनता तो ठीक है बोन मैरो के अंदर, लेकिन वो बाहर जाके जब हमारे खून की नलियों में आता है वो टूट जाता है, तो उसको हिमोलिसिस या हिमोलिटिक अनीमिया बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में। और ये कई तरह का हो सकता है, ये जेनेटिक भी हो सकता है और ये आगे जाके भी एक्वायर्ड भी हो सकता है। जेनेटिक कुछ मेन कारण है, जैसे G6PD डेफिशिएंसी का अगर आपने नाम सुना हो, ये एक कॉमन हिमोलिटिक अनीमिया है जो कि जेनेटिक होता है। इसी तरह स्फीरोसाइटोसिस, जिसमें आरबीसी की शेप, रेड ब्लड सेल की शेप बाय कॉन्वेक्स से ये बन जाती है, स्फेयर बन जाता है बॉल की तरह, तो वो उसमें कैपेसिटी होती है ज्यादा टूटने की, सो वो किसी भी तरह के प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाता है एंड दे कैन गेट ब्रोकन विच लीड्स टू हिमोलिसिस एंड हिमोलिटिक अनीमिया। सो ये कुछ कारण थे अनीमिया के। अब दूसरी जो सेल लाइन मैंने बताई थी WBC, सो WBC यानी वाइट ब्लड सेल, तो वाइट ब्लड सेल की कमी या बहुत ज्यादा होना दोनों ही खतरे का निशान है। जब कमी होती है उसको हम इम्यूनो डेफिशिएंसी बोलते हैं, क्योंकि WBC या वाइट ब्लड सेल हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जब इनकी मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जाती है, उसमें हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, तो वो जो बीमारियां होती हैं उनको इम्यूनो डेफिशिएंसी कहा जाता है। ये इम्यूनो डेफिशिएंसी मोस्टली प्राइमरी यानी कि बाय बर्थ होती है, कंजेनिटल होती है और जेनेटिक होती है। लेकिन कुछ बीमारियों में ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी भी हो सकती है, जैसे कैंसर। कैंसर में जो दवाइयां हम कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन देते हैं, इन सब से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये भी कुछ कारण हो सकते हैं। प्लस कुछ दवाइयों में कुछ बीमारियों में, जैसे कि जो गठिया की आर्थराइटिस की बीमारी होती है, कुछ उसमें इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स चलते हैं जिनके चलते इम्यूनिटी कम हो सकती है। अब जब WBC की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वो क्यों होता है या कब होता है? ऐसा होता है ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर में। रक्त के विकार अगर हम ब्रॉडली बात करें तो दो तरह के हैं। एक है जो बिनाइन होते हैं, मतलब जो कैंसर नहीं होते। दूसरे होते हैं जो जी मेलिग्नेंट होते हैं यानी कैंसरस होते हैं, यानी ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर जो है वो जी WBC का कैंसर है, वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है। इसमें जनरली WBC की मात्रा काफी बढ़ जाती है। कुछ केसेस में बहुत ज्यादा इसकी मात्रा बढ़ती भी नहीं, या कुछ रेयर केसेस में कम भी हो जाती है। लेकिन ये WBC का डिफेक्ट होता है जो कि बोन मैरो में ओरिजिनेट होता है, जिसमें अनकंट्रोल तरीके से WBC बढ़ने लगते हैं और वो बाकी सेल लाइन, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, इन सबको सप्रेस कर देते हैं। ये था WBC का। तो WBC की एक और जो मेन बीमारी होती है वो ए प्लास्टिक जी अनीमिया उसको हम बोलते हैं। ए प्लास्टिक अनीमिया में को हम आम भाषा में बोन मैरो फेलियर भी बोलते हैं। तो जो बोन मैरो होता है, हमारे हड्डियों के बीच का सॉफ्ट पार्ट होता है, उसको बोन मैरो कहते हैं। और उसमें हमारे ब्लड के सारे कंपोनेंट्स, हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट, ये सब कुछ मैन्युफैक्चर वहीं पे होता है। जब बोन मैरो फेल होने लगती है तो WBC के अलावा हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट भी कम होने लगता है। ये ए प्लास्टिक अनीमिया या बोन मैरो फेलियर कंजेनिटल भी हो सकता है, जिसको हम इनहेरिटेड बोन मैरो फेलियर बोलते हैं, जैसे फैंकनी अनीमिया, डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा, और भी कई सारे नाम हैं जो मैं सारे नाम यहाँ नहीं ले सकती। बट लेकिन ये जेनेटिक भी हो सकते हैं, जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, कई बार आगे जाके प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो जेनेटिक डिफेक्ट है वो बचपन से मौजूद होता है। और दूसरे होते हैं एक्वायर्ड एप्लास्टिक अनीमिया, जिनमें 80% में इसका कोई कारण नहीं होता, उसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं। कुछ केसेस में एक्वायर्ड एप्लास्टिक अनीमिया कैन बी बिकॉज ऑफ अदर इम्यून प्रॉब्लम्स, जैसे कुछ इम्यून बीमारियां होती हैं जैसे कि SLE, उनकी वजह से हो सकता है, या कुछ वायरल इन्फेक्शंस
जैसे पीलिया, किसी कारण किसी पर्टिकुलर वायरस से पीलिया हुआ, उसके 2-3 महीने के बाद हमारा बोन मैरो जो है सप्रेस हो सकता है और एप्लास्टिक अनीमिया उससे हो सकता है। कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं जो हमारे बोन मैरो को, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों में ये काफी कॉमनली बीइंग अ डॉक्टर मैंने देखा है कि आयुर्वेदिक दवाइयों में कई बार ऐसे हैवी मेटल्स रहते हैं जो हमारे बोन मैरो को सप्रेस कर देते हैं। सो आयुर्वेदिक दवाइयां भी बहुत लंबे समय तक डॉक्टर से पूछे बिना लेना इज नॉट एडवाइसेबल। लिम्फोमा और माइलोमा, ये 2-3 नाम ऐसे हैं जो आजकल चलन में शहरों में देखने को मिल रहे हैं। तो ये किस तरह की बीमारी है या फिर क्या कुछ? इस पर आप क्या कहें? सो ये आपने जो तीनों नाम बताए, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम, लिम्फोमा, माइलोमा, ये तीनों ही कॉमन ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन मोस्टली एडल्ट्स में मिलते हैं। मैं एक पीडियाट्रिक हेमाटो-ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। सो पीडियाट्रिक हेमाटो-ऑन्कोलॉजिस्ट लिम्फोमा ज्यादा देखता है। सो बच्चों में जैसे मैंने बताया, ब्लड कैंसर जिसको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं वो मोस्ट कॉमन कैंसर है। सो सेकेंड मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो कैंसर होता है दैट इज लिम्फोमा। सो लिम्फोमा जो है दो तरह का होता है, हॉजकिन लिम्फोमा जो कि स्लो ग्रोइंग होता है, या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो बच्चों में फास्ट ग्रोइंग होता है और एडल्ट्स में स्लो ग्रोइंग होता है। सो ये भी बच्चों में और एडल्ट्स में देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ लिम्फोमा। जो एडल्ट्स में लिम्फोमा होते हैं वो मैंटल सेल लिम्फोमा, फॉलिक्यूलर लिम्फोमा, अलग अलग तरह के लिम्फोमा होते हैं जिनका हमें कुछ स्पेशल टेस्ट से पता लगता है कि ये कौन से लिम्फोमा है। जी। सो इनके अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो लिम्फोमा कैसे प्रेजेंट करता है? लिम्फोमा प्रेजेंट करता है गांठों के रूप में जनरली। सो जो हमारी गले की गांठें हैं, बगल की गांठें या ग्रॉइन की गांठें, वो बड़ी हो सकती हैं और ये लिम्फोमा का सिम्टम हो सकता है। इसके साथ साथ बच्चे को बुखार, एक्सेसिव स्वेटिंग यानी कि पसीना आना, ये या फिर वजन कम होना, ये भी कुछ सिम्टम्स है जो लिम्फोमा में देखने को मिल सकते तो ये तो हुई ढेर सारी बीमारियां जो जिन्हें हम ब्लड डिजीज के नाम से जानते हैं। आपने विस्तार से बताया कि ये कितने प्रकार की होती हैं और इनका दुष्परिणाम क्या-क्या है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये किन वजहों से होती हैं और इनसे हम बच कैसे सकते हैं? हैं। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। कुछ कुछ चीजें मैं बीमारियों के बारे में बता चुकी हूँ कि वो जेनेटिक होती हैं। जी। अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों के ब्लड डिसऑर्डर्स की, बहुत सारी बिनाइन बीमारियां जो कैंसर नहीं है, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, इवन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी हो जाती है, इसमें भी ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। ये सारी बीमारियां जेनेटिक होती हैं। इवन जो मैंने हीमोलिटिक अनीमिया की बात की, G6PD, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, ये सारी बीमारियां जेनेटिक हैं। कुछ एप्लास्टिक अनीमिया या बोन मैरो फेलियर भी जेनेटिक होते हैं, जैसे फैंकनी अनीमिया। जो WBC की बीमारियां हैं, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, वो भी जेनेटिक होती हैं। काफी सारी बीमारियां, ब्लड के डिसऑर्डर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में अगर आप देखो तो वो जेनेटिक हैं, जेनेटिकली इनहेरिटेड हैं, मतलब वो फैमिलीज में चल रही हैं। हो सकता है उनके माता पिता को रही हो या नहीं भी रही हो और वो सडनली एक DNA म्यूटेशन की वजह से हो गई। ये मोस्टली सारी जेनेटिक बीमारियां हैं। जो जेनेटिक नहीं है वो है मेलिग्नेंट। बिनाइन बीमारियां मोस्टली जेनेटिक हैं, लेकिन जो मेलिग्नेंट यानी कि जो कैंसर है, ब्लड का कैंसर यानी ल्यूकीमिया, वो सिर्फ 10% केसेस में फेमिलियल या जेनेटिक होता है। 10% में भी नहीं होता। 10% वो फिगर है जो सारे पीडियाट्रिक कैंसर्स की मैं आपको बता रही हूँ। ये रेयरली, बहुत रेयरली जेनेटिक होता है। इस मोस्टली केसेस में, मोर देन 90% ऑफ केसेस, वी डोंट हैव एनी कॉज। ये एक्सीडेंटली एक DNA में हुई म्यूटेशन की वजह से हो जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स स्टडी किए गए हैं, जैसे कि रेडिएशन, एक्सेसिव रेडिएशन किसी को मिला है,
that can be implicated in the causation, in the etiology of leukemia. बट लेकिन ये रिस्क जो है वो बहुत ही कम होता है. इट्स नॉट अ वेरी हाई रिस्क थिंग. ऐसे कोई फैक्टर्स हमें अभी तक नहीं मिले हैं कि हम बोले कि पॉल्यूशन से बहुत ल्यूकीमिया बढ़ गया है. ऐसा नहीं है. मोस्टली इसका कोई कारण नहीं है, ये जेनेटिक है. और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको प्रिवेंशन के लिए बता पाऊं कि ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम बच्चों में ब्लड का कैंसर रोक पाए. लेकिन प्रिवेंशन की अब क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, सो प्रिवेंशन में जो जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स हैं वो सारे प्रिवेंट किए जा सकते हैं कुछ हद तक. क्योंकि मोस्टली जो जेनेटिक डिसऑर्डर है जैसे थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये इनकी जो मेजर फॉर्म होती है जो बीमारी को पैदा करती है, या जो सिग्निफिकेंट फॉर्म होती है जिसके लिए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फॉर्म में लेना पड़ता है, उसको हम थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं या सिकल सेल डिजीज बोलते हैं. ऐसा तब होता है जब दो डिफेक्टिव जीन, जो कि एक मदर से आता है एक फादर से आता है, दोनों मिल जाते हैं. जब दोनों जीन डिफेक्टिव होंगे थैलेसीमिया के, तभी थैलेसीमिया मेजर होगा. अगर एक ही जीन डिफेक्टिव होगा तो माइनर ही होगा. तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि मदर और फादर का स्टेटस क्या है. सो ये स्टेटस जो है कि वो माइनर है या फिर क्या है या माइनर नहीं है, ये हमें पता लगता है सिंपल ब्लड टेस्ट HPLC से. तो जब दो लोगों की शादी होती है तो उससे पहले भी आइडियली हमें ये पता होना चाहिए कि क्या शादी ऐसे दो इंसानों में हो रही है जो दोनों ही माइनर हैं, क्योंकि उनके बच्चों में आगे जाके 25% रिस्क होता है थैलेसीमिया मेजर होने का या सिकल सेल डिजीज होने का. लेकिन अगर एक ही माइनर है तो मेजर होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमें दो डिफेक्टिव जीन्स चाहिए. ठीक है. सो अब अगर हमें ऑलरेडी पता है कि मदर और फादर दोनों का HPLC डी रेंज है, दोनों माइनर हैं, तो जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जब बच्चा पेट में होता है, तो हम प्री नेटल डायग्नोसिस उसको बोलते हैं, फीटस का टेस्ट कर सकते हैं ये जानने के लिए कि ये मेजर से अफेक्टेड है या नहीं. क्योंकि 25% ही चांस है कि वो मेजर से अफेक्टेड होगा, 50% चांस है कि वो कैरियर होगा या माइनर होगा, और 25% चांस है कि वो बिल्कुल नॉर्मल होगा. तो अगर वो अफेक्टेड पाया जाता है टेस्ट के अंदर, जो कि हम 10 से 12 हफ्ते के बीच में करते हैं प्रेगनेंसी के, तो पेरेंट्स ये डिसीजन ले सकते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन, कि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं. तो ये एक तरीका है प्रिवेंशन का. सभी तरह की जेनेटिक बीमारियों में इसी तरह अगर फैमिलीज में हमें पता है कि ये बीमारी होने का रिस्क है किसी बच्चे को, तो जब वो पेट में होता है उसका टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट किया जा सकता है. फिर दूसरा, जैसे मैंने बोला कि अंडर 5 इयर्स के बच्चों में 60% बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भी डाइट की वजह से ही है. जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको आइडियली खाना खिलाना शुरू करना चाहिए 6 महीने की उम्र से. लेकिन बहुत सारे घरों में ये देखा जाता है, चाहे वो किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा से हैं, कई बार ये देखा जाता है कि फैमिलीज में उनको सिर्फ दूध ही माँ बाप देते रहते हैं, और उनको ये रियलाइज नहीं होता कि सिर्फ दूध से उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, क्योंकि दूध में आयरन की मात्रा बहुत कम होती है. तो इसीलिए उसको बाकी का खाना खिलाना बहुत जरूरी है, और ये शुरू हो जाना चाहिए 4 से 6 महीने की उम्र पे. और जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसे वही खाना खाना चाहिए जो उसके घर में बाकी सब लोग खाते हैं. तो जो आयरन रिच डाइट होती है वो क्या होती है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी हरी पत्तियों की सब्जियां जैसे पालक वगैरह. फिर गुड़ में काफी आयरन होता है, और अनाज में आयरन होता है. चावल में उतना नहीं होता जितना अनाज में, गेहूं में, रागी में, इन सब में आयरन होता है. या रक्त विकारों को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है. ऐसे में लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें इस तरह की समस्या है, और जब पता चलता है तो काफी देर हो चुकी होती है.
तो ऐसे में इनके जो मुख्य लक्षण क्या होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे विकार बताए, तो इन विकारों में सबसे मुख्य लक्षण क्या होता है? जैसे वो पता चल गया तो हम जाकर तुरंत टेस्ट करा लेंगे और टेस्ट करा के फिर हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो जी, लक्षण क्या होता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है, इससे लोग जागरूक भी होंगे कि रक्त विकारों में आखिर लक्षण क्या होते हैं? जी, बिल्कुल। जब तक हमें लक्षण ही पता नहीं होंगे तो हम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और ना ही अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं। लक्षण पता होने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आपने बोला। जो 3 तरह की कोशिकाएँ हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट सेल लाइन जो हीमोग्लोबिन है, जब अनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे ब्लड में, वो हमें ऊर्जा देता है सारे काम करने की। तो जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस कारण हमें थकावट महसूस होने लगती है। बच्चों की बात करें तो बच्चे चिड़चिड़े से होने लगते हैं, खेलते कम हैं, उनकी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी कम हो जाती है, थोड़ा सा चलने पे ही सांस फूलने लगता है। ये सारे लक्षण होते हैं अनीमिया के। उसके कारण सर में भी दर्द कई बार रहने लगता है, ये भी एक कॉमन कंप्लेंट होती है। इसके लिए जो ब्लड टेस्ट होता है, वो नॉर्मल ब्लड टेस्ट से भी पता चल जाता है बच्चा एनीमिक है? जी, नॉर्मल ब्लड टेस्ट ही। जितने भी ब्लड के डिसऑर्डर हैं, हमें सबसे पहला एक बेसिक टेस्ट कराना होता है, जिसको हम बोलते हैं सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। जी, उसपे हमारी सारी सेल लाइंस लिखी होती हैं और वो आप किसी हिमेटोलॉजिस्ट को, पीडियाट्रिक हिमेटोलॉजिस्ट या एडल्ट हिमेटोलॉजिस्ट को, जिसको भी आप दिखाओगे, वो बीमारी का पता काफी हद तक उससे लगा सकते हैं। उसके बेसिस पे जो वो सस्पेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे वो आगे कुछ टेस्ट ऑर्डर करते हैं, ये वेरीफाई करने के लिए कि ये एग्जैक्टली कौन सी बीमारी है। ये पता लग जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी है, डब्ल्यूबीसी में है, प्लेटलेट में है, किस चीज में कमी है। ये मैंने बताया आपको सिम्टम्स हीमोग्लोबिन कम होने के। हीमोग्लोबिन अगर बहुत तेजी से कम होता है तो कुछ केसेस में ये हार्ट फेलियर भी कर सकता है, क्योंकि जब जी। हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमारा हार्ट उसको कंपेंसेट करने के लिए तेजी से काम करने की कोशिश करता है, और जब बहुत रैपिडली हीमोग्लोबिन फॉल होता है तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। वो सिवियर केसेस में होता है सर। ठीक है। जो दूसरी सेल लाइन है डब्ल्यूबीसी, उसका कम होने से क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होने लगते हैं, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, बार बार बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, या फिर बच्चे में अगर हम देखें तो इम्यूनोडेफिशिएंसी के कुछ कॉमन इन्फेक्शंस जो हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं न्यूमोनिया, बार बार न्यूमोनिया होना, पसलियां चलना, स्किन में पस पड़ जाना, या कान में से मवाद आना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी वाले बच्चों में जो इन्फेक्शन होते हैं, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन भी कोई होता है तो वो भी बहुत बड़ा और लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती उसको कंट्रोल करने की। और कुछ अनयूजुअल इन्फेक्शन जो नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलते, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, फंगल न्यूमोनिया जिसको हम एस्परजिलस बोलते हैं, या न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया एक इन्फेक्शन होता है जो कि इम्यूनो डेफिशिएंट या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में देखने को मिलता है। द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, कितनी देर चल रहा है, सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, फ्रीक्वेंसी, कितनी कितनी बार हो रहा है, इन सब से हमें कुछ आइडिया लग सकता है कि इम्यूनोडेफिशिएंसी हो रही है क्या। फिर प्लेटलेट की कमी के कारण क्या होता है, प्लेटलेट की कमी के कारण ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। जो मोस्ट कॉमनली ब्लीडिंग देखी जाती है वो स्किन में ब्लीडिंग देखी जाती है, और वो किस तरह प्रेजेंट करती है, या तो रेड कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स हो सकते हैं जिनको हम पिटीके बोलते हैं, या फिर नील पड़ सकते हैं, ब्रूजेस, स्पॉन्टेनियसली बिना किसी चोट के अगर कुछ स्किन पे निशान आ रहे हैं, छोटे छोटे लाल रंग के या ब्लू कलर के नील पड़ रहे हैं, वो इंडिकेट कर सकता है कि प्लेटलेट की कमी है। बहुत सिवियर केसेस में ही इंटरनल ब्लीडिंग का भी रिस्क रहता रक्त विकारों से जुड़ी जानकारी डॉक्टर सिल्की जैन, आपने बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों को दी और अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान अपने दर्शकों को दे पाई। होपफुली उन्होंने इससे कुछ सीखा होगा, और जब भी कोई ब्लड डिसऑर्डर उनको सस्पेक्ट लगेगा तो वो अपने हीमेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और जांच कराएंगे। अगले हफ्ते फिर एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।